आज हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख नियंत्रण जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। साख नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक या परिमाणात्मक, और दूसरा होता है गुणात्मक या प्रत्यक्ष साख नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख नियंत्रण विधियों के माध्यम से करता है। पहली है मात्रात्मक विधियाँ। मात्रात्मक विधियों में है बैंक दर, नकद कोष अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तरल कोष अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरल अनुपात, नकद तरलता अनुपात आदि। गुणात्मक विधियों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं जो उपाय, उनमें है चयनित साख नियंत्रण, विभिन्न ब्याज दरें तथा कटौती दरें, साख का संभाजन या साख की राशनिंग, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्यवाही। सबसे पहले हम देखते हैं मात्रात्मक या परिमाणात्मक साख नियंत्रण। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से साख के नियंत्रण के लिए उठाया गया कदम परिमाणात्मक साख नियंत्रण कहलाता है, जिसमें मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है अथवा उनके प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। कुछ देशों में इसे कटौती दर भी कहा जाता है। बैंक दर में परिवर्तन के द्वारा अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। यदि बैंक दर बढ़ाया जाता है तो व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण महंगे मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपने ग्राहकों को महंगा ऋण देंगे, जिससे व्यापारी या ग्राहक बैंक से कम ऋण लेंगे। अतः अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। इसके विपरीत बैंक दर कम करने से साख की मात्रा में वृद्धि होती है। बैंक दर में जो परिवर्तन किए जाते हैं उसके इस प्रकार से प्रभाव होते हैं। बैंक दर में परिवर्तन द्वारा साख की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। यदि बैंक दर बढ़ा दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि बैंक दर घटा दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। साख की मात्रा में परिवर्तन होने से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य भी प्रभावित होते हैं। बैंक दर में वृद्धि करने से साख की मात्रा में कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बैंक दर कम करने से साख की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी हो जाती है। बैंक दर में परिवर्तन द्वारा विदेशी पूंजी के विनियोग की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है। बैंक दर में वृद्धि होने से पूंजी पर लाभ या ब्याज की मात्रा बढ़ने से विदेशी पूंजी का आगमन बढ़ जाता है। इसके विपरीत ब्याज दर कम करने से विदेशी पूंजी हतोत्साहित होती है। बैंक दर में परिवर्तन होने से देश की चलन में मुद्रा भी प्रभावित होती है। यदि बैंक दर बढ़ा दिया जाता है तो साख की मात्रा कम हो जाती है और चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत बैंक दर घटाने से साख की मात्रा में वृद्धि होती है तथा मुद्रा की चलन की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से बैंक दर को कम या ज़्यादा करके चलन में मुद्रा की मात्रा, विदेशी पूंजी, वस्तुओं के मूल्य, इन सबको प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा परिमाणात्मक साख नियंत्रण का उपाय है नकद कोष अनुपात। सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, जिसे नकद कोष अनुपात कहा जाता है। यह साख नियंत्रण की बहुत महत्वपूर्ण विधि है, जहाँ पर केंद्रीय बैंक को नकद कोष अनुपात में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार होता है। देश में जब साख की मात्रा को कम करना होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक नकद कोष अनुपात को बढ़ा देता है। इस अनुपात के बढ़ने से
बैंकों को अधिक नकद कोष रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ते हैं तथा स्वयं उनके पास नकद की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार इन बैंकों के साख निर्माण की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ये ग्राहकों को महंगा तथा कम साख प्रदान करते हैं। इसके विपरीत नकद कोष अनुपात में कमी होने से बैंकों को नकद कोष कम रखना पड़ता है, जिससे साख निर्माण की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला है खुले बाजार की क्रियाएं। जब बैंक यह समझता है कि व्यापारिक क्षेत्रों बैंकों के पास नकद कोष अधिक है तथा उनका प्रयोग साख निर्माण के लिए किया जा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही होती है, तो साख निर्माण की मात्रा को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना प्रारंभ कर देता है, जिसे व्यावसायिक बैंकों द्वारा क्रय कर लिया जाता है। इस प्रकार व्यावसायिक बैंकों का नकद कोष कम होकर केंद्रीय बैंक के पास पहुंच जाता है। व्यावसायिक बैंकों का नकद इसके विपरीत जब बैंक यह समझता है कि देश में साख की मात्रा कम है, तो वह बेची गई प्रतिभूतियों को क्रय करना शुरू कर देता है। इन प्रतिभूतियों के क्रय के कारण अधिक प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक के पास आ जाती हैं तथा कोष व्यावसायिक बैंकों के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार बैंकों के पास अतिरिक्त कोष आ जाने से इनकी साख क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे ये बैंक ग्राहकों को अधिक साख उपलब्ध कराने में समर्थ होते हैं एवं इस प्रकार का विस्तार संभव होता है। अगला उपाय है विधानिक तरल अनुपात। केंद्रीय बैंक के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने कुल दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत भाग सदैव अपने पास तरल रूप में रखना होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि उस सीमा तक व्यापारिक बैंकों की साख जन क्षमता कम हो जाती है। साख की मात्रा कम करने के लिए केंद्रीय बैंक इस अनुपात को बढ़ा देता है तथा साख की मात्रा में वृद्धि करने के लिए इस अनुपात को कम कर दिया जाता है। अगला उपाय है रेपो रेट। यह अल्पकालीन तरलता उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 1 वर्ष तक के ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं। जब वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक को इस शर्त पर विक्रय करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को अल्पकाल में पुनः खरीद लेगा, तो रिजर्व बैंक की इस देय ब्याज की दर को रेपो रेट कहते हैं। अर्थात रेपो दर वह मौद्रिक दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र में फंड या तरलता निकालने के लिए किसी समझौते के अंतर्गत प्रतिभूतियों को बेचता है कि भविष्य में उसे पुनः क्रय कर लेगा। अगला है रिवर्स रेपो रेट। यह भारतीय रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के मध्य संपन्न समझौता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां बेचकर वाणिज्यिक बैंकों से संसाधन प्राप्त करते हैं तथा भविष्य में उन प्रतिभूतियों को पुनः वापस क्रय करने का समझौता भी करते हैं। इस समझौते के अंतर्गत देय ब्याज की दर रिवर्स रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो दर को बढ़ाने से साख का विस्तार होता है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को अधिक ब्याज प्राप्त होता है, जिससे वे प्रतिभूतियों को बेचकर अधिक मुद्रा अर्जित करते हैं एवं अपनी साख क्षमता में वृद्धि करते हैं। इसके विपरीत रिवर्स रेपो दर घटाने से साख संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला है नकद तरल अनुपात। समस्त वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत नकद रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है। अतः कुल जमा पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित तरलता का प्रतिशत ही नकद तरल अनुपात कहलाता है। तो ये कुछ प्रमुख उपाय थे या विधियां जिनके माध्यम से परिमाणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद हम गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय देखेंगे। तो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत साख नियंत्रण के ऐसे उपाय जो किसी निश्चित क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण कहलाता है। ये उपाय तब कारगर एवं महत्वपूर्ण होते हैं जब देश के भीतर कुछ क्षेत्रों को अधिक तथा कुछ क्षेत्रों को कम ऋण देना हित में होता है। गुणात्मक साख नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य हैं
अर्थव्यवस्था के किसी एक या कुछ क्षेत्र को प्रभावित करना, देश में साख की उत्पादक एवं अनुत्पादक आवश्यकताओं में अंतर करना, निर्यात को प्रोत्साहित तथा आयात को हतोत्साहित करना, लाभकारी क्षेत्र को अधिक ऋण तथा अलाभकारी क्षेत्र को कम ऋण प्रदान करना। गुणात्मक साख नियंत्रण की कुछ विधियां इस प्रकार हैं। पहला है इसमें चयनित साख नियंत्रण। जब देश का केंद्रीय बैंक यह अनुभव करता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक समान साख नियंत्रण नीति को अपनाना उचित नहीं होगा, बल्कि कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति तथा कुछ क्षेत्रों में कठोर साख नीति उपयुक्त होगी, तो ऐसी अलग अलग व्यवस्था ही चयनात्मक साख नियंत्रण कहलाती हैं। इस नीति के अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रमुख साख नियंत्रण की विधियां इस प्रकार हैं। विभिन्न कटौती दर। इस विधि के अंतर्गत देश का केंद्रीय बैंक अलग अलग प्रकार के विपत्रों के लिए अलग अलग प्रकार की कटौती दर निर्धारित करता है। इससे अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को तो सुगम साख उपलब्ध हो जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों को कठिन साख दर उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए यदि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन देना है, तो कृषि विपत्रों तथा कृषि निर्यात विपत्रों के लिए कम कटौती दर निश्चित की जाती है। अगला बिंदु है इसमें नकद कोष में रियायत। इस उपाय के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में निवेश करने वाले बैंकों को निश्चित राशि तक नकद कोष रखने की छूट दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन विशेष क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। अगला बिंदु है पूर्वानुमति द्वारा ऋण देना। कभी कभी देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में साख विस्तार को सीमित करने के उद्देश्य से व्यापारिक बैंकों पर यह नियंत्रण लगा देता है कि एक निश्चित राशि से अधिक मात्रा में ऋण देने पर उसकी अनुमति लेना, मतलब केंद्रीय बैंक की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसी दशा में केंद्रीय बैंक ऋण की आवश्यकता एवं साख विस्तार के प्रभाव को ध्यान में रखकर निश्चित सीमा से अधिक की राशि का निर्धारण करते हैं। अगला है ऋणों पर प्रतिबंध। देश का केंद्रीय बैंक यदि कुछ वस्तुओं की प्रतिभूतियों पर उपलब्ध साख की सुविधा पर रोक लगाना चाहता है, तो वो ऐसे ऋणों पर प्रतिबंध लगा देता है। जैसे देश में यदि खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को यह आदेश दिया जा सकता है कि वे अनाज संग्रहण हेतु व्यापारियों को ऋण ना दें। अगला है उपभोक्ता साख का नियमन। इस प्रकार के साख नियमन का आशय टिकाऊ तथा मूल्यवान वस्तुओं की खरीद के लिए दिए जाने वाले साख नियंत्रण से है। अगला बिंदु है आयात पूर्व जमा। साख नियंत्रण का यह उपाय देश में आयात को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस उपाय के अंतर्गत आयातकर्ता को आयात लाइसेंस देते समय ही आयात मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। साख का संभाजन, ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन आदि इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से साख प्रदान करके साख का गुणात्मक नियंत्रण किया जाता है। अगला बिंदु है इसमें साख के गुणात्मक नियंत्रण का जो अगला उपाय है वो है नैतिक प्रभाव। देश की मौद्रिक नीति का नियमन में नियंत्रण करने के कारण देश के केंद्रीय बैंक का वाणिज्यिक बैंकों पर पर्याप्त प्रभाव रहता है। इसलिए केंद्रीय बैंक कभी कभी अन्य बैंकों को सलाह देकर तथा उन पर नैतिक दबाव डालकर उन्हें अपनी साख नीति का स्वेच्छापूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे बैंक की साख नीति को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। अगला उपाय है प्रचार। वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के विभिन्न उपायों का प्रचार करते हैं और इसके माध्यम से साख नियंत्रण को लागू किया जाता है। और आखिरी बिंदु है इसमें प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण संबंधी किए गए उपायों के लिए दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन करने वालों बैंकों के विरुद्ध ठीक से पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही कर सकता है। उस कार्यवाही के अंतर्गत बैंकों की पुनर्कटौती की सुविधा बंद कर दी जाती है।
पुनर्कटौती की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऋण देने से केंद्रीय बैंक मना कर सकता है, बैंकों पर मौद्रिक दंड लगा सकता है तथा बैंकों को अंतिम जो बहुत कड़ा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही है उसमें बैंकों को उनके व्यवसाय पर रोक भी लगाई जा सकती है। तो ये कुछ प्रमुख उपाय हैं जो बैंकों के रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाते हैं।